शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने फिर बुलाई कैबिनेट की बैठक। क्या होगा बैठक में अहम मुद्दे, आपको विस्तार से बताएंगे। हिमाचल में बहुचर्चित वीआईपी नंबर विवाद पर क्यों भड़के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। देखिए परिवहन विभाग की किस दावे के आधार पर चलेगा धोखाधड़ी का केस। तो वहीं आगे आपको बताएंगे कहानी बिलासपुर की रचना की, जो दिव्यांग तो है लेकिन मजबूर नहीं। देखिए सरकारी मदद पर क्या कहती है पैरा वॉलीबॉल खिलाड़ी रचना कुमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। 3 मार्च को मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने जा रही है। राज्य सचिवालय में दोपहर लगभग 12 बजे यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि बैठक में कई मसलों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल में बजट भी पेश होना है और ऐसे में कैबिनेट की बैठक उस मायने से बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। 3 मार्च को मंत्रिमंडल की अहम बैठक होनी है, यानी कि कल ये बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 12 बजे इस बैठक का आयोजन होगा। बैठक में कई मसलों पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त की अहम जानकारी, एक बार मुख्यमंत्री ने फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो कई मायने से अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। आने वाली 17 तारीख को बजट भी पेश होना है और 14 तारीख से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक कई मायने से बहुत अहम है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। और इसी बीच ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अहम रहेगा इसमें? देखें, लगभग 3 महीने जो है वो इस सुक्खू सरकार को बने हुए हो गए हैं और इन 3 महीनों में जो है वो 3 ही बैठकें हो पाई हैं। ऐसे में अगर हम अब की बात करें, क्योंकि पिछले कल कैबिनेट की बैठक थी और इसके बाद 3 मार्च यानी कि अगले कल जो है एक बैठक फिर से बुलाई गई है और इसमें भी कई अहम मसले हैं जिनको लेकर चर्चा होने की संभावना इसमें माना जा रहा है। सबसे पहले यही था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो एसओपी जारी करनी थी वो अभी तक नहीं हो पाया। क्या? क्योंकि इससे पहले जो है उद्योग मंत्री कल अपनी ब्रीफिंग में जो है ये बात कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में इसे लागू कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से ये दिया जाना है, उसके लिए जो एसओपीज हैं वो जारी जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि पिछले कल भी इसको लेकर कोई विशेष बातचीत या चर्चा जो है वो कैबिनेट की बैठक में नहीं हुई। लिहाजा अगली कैबिनेट की बैठक में ये तमाम चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा आगामी बजट सत्र है। बजट सत्र को लेकर जो है ये माना जा रहा था कि पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये तमाम मसले जो है वो जा सकते हैं, जो कि नहीं गए और अब ये आगे के लिए फॉरवर्ड किए गए हैं, यानी कि अगले कल जो बैठक होगी 3 मार्च को जो बैठक होगी उसके अंदर ये तमाम मसले जो है वो जा सकते हैं। इसके साथ ही कई रिक्त पड़े पद जो है उनको भरने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। शिक्षण संस्थानों पर जो चाबुक यहाँ पर जो है सुक्खू सरकार ने चलाया था सत्ता में आते ही, किस तरह से शिक्षण संस्थान जो है वो क्या अब डिनोटिफाई हुए थे, तो उसके ऊपर जो है एक रिव्यू मीटिंग की गई और उसके बाद खाका तैयार करके एक रिपोर्ट जो है वो शिक्षा विभाग को कहा गया है कि वो कैबिनेट के सामने रखें। तो हो सकता है कि अगले कल इस बाबत भी चर्चा जो है संभावित रूप से यहाँ पर हो सकती है। और इसके अलावा भी कई अहम मसले हैं जिनको लेकर कैबिनेट की बैठक जो है वो एक बार फिर से होने जा रही है। हालांकि बहुत जल्दी ये बैठकें जो है अब इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आगामी बजट सत्र है और इससे पहले जो सरकारी फाइलें हैं, जो सरकारी पेचीदगियां हैं कई अहम विभागों में कई मसलों को लेकर, तो उसके ऊपर चर्चा जो है संभावित है। निश्चित रूप से कई मायनों में अहम जो है ये कल की मंत्रिमंडल की बैठक होगी। हालांकि आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। दोपहर 12 बजे का समय जो है इसमें मुकर्रर किया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सूचना जो है वो यहाँ पर प्रेषित भी कर दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आने वाले समय में बजट भी पेश होना है तो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में और भी कई अहम मुद्दे जिनको लेकर खास तौर पर बजट को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, बिल्कुल अब खास तौर पर तो यही देखना होगा कि सुक्खू सरकार जब सत्ता में आने से पहले जिस तरह से कांग्रेस ने कुछ वायदे जो है जनता से किए थे, हालांकि 2 ऐसे वायदे हैं जिनको अपनी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता के अंदर जो है वो यहाँ पर रखा गया था। सबसे पहले
ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि पहला वायदा था उसको धरातल पर उतारा गया, और उसके बाद अभी तक फिलहाल वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसको लेकर जो एसओपी यहाँ पर बनाई जानी थी उसमें चर्चा जो है वो इस पर चल रही है। मुझे लगता है कि कल जो ये बैठक होगी उसको लेकर कोई अहम निर्णय यहाँ पर होगा, और उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का जो फायदा है, जो वायदा किया गया था, वो यहाँ पर जो है वो जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ दो अहम जो कैबिनेट सब कमेटियां बनाई गई हैं, उन दो कैबिनेट सब कमेटियों में जो है वो देखा जाएगा कि किस तरह से क्या रिपोर्ट जो है उन्होंने बनाई है, क्योंकि अलग अलग विभागों से ये चीजें जो है वो मांगी जा रही थी कि कहाँ कहाँ रिक्त पड़े पद हैं। रोजगार को लेकर जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, 1 लाख रोजगार जो है वो युवाओं को यहाँ पर देने हैं हर साल। तो ऐसे में उसके अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नया निकला है, अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो दोनों कैबिनेट सब कमेटियां, दूसरी कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई थी वो 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए जाने हैं उसके ऊपर है। इसी के साथ साथ आगे की जो बाकी की जो घोषणाएं जो है कांग्रेस पार्टी की, वो जो रह गई थी, अब वो क्योंकि वो एक सरकारी दस्तावेज जो है वो दृष्टि पत्र जो है वो सरकारी दस्तावेज है, लिहाजा तमाम चीजों को लेकर अब वो पूरी संजीदगी के साथ अब कैबिनेट की मीटिंग में। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बना रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं हिमाचल में बहुचर्चित वीआईपी नंबर के लिए 1 करोड़ की बोली लगाने वाले सभी बोलीदाता फर्जी निकले हैं। परिवहन विभाग के अनुसार 1 करोड़ की बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं ने वीआईपी को नहीं खरीदा है, जिस पर उप मुख्यमंत्री और परिवहन विभाग देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि संबंधित लोगों के खिलाफ सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग और जानबूझकर धोखाधड़ी करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार कार्रवाई करे, ऐसी नाजीर पेश करेंगे जिसमें आने वाले समय में फर्जी बोलीदाता भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाएंगे। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने नई सीरीज जारी की थी, और उस सीरीज का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी। जो लोग तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो। तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो वहीं एनपीएस जब से लागू हुआ है तब से इसका विरोध जारी है, क्योंकि कर्मचारियों की शिकायत है कि इसमें पेंशन की गारंटी नहीं होती है। ऐसे में वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा, जिसके बाद अब न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो कहा गया है वह एक तानाशाही का जीता जाता उदाहरण है। डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जो अभी पीछे बयान दिया और कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र, वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। कर्मचारी अधिकारी महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो 17,000 के करीब इस वक्त जो पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ में जो हमारे सदस्य हैं उनकी तरफ से, कि उन्होंने प्रदेश में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि देश में बड़ी पेंशन बहाल कर दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पावटा साहिब मंडल की 2 दिवसीय मंडल कार्य समिति की बैठक की गई है। लोक निर्माण विश्राम गृह में मंडल उपाध्यक्ष सोमनाथ चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में पूर्व ऊर्जा मंत्री, हिमाचल प्रदेश वर्तमान विधायक सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। हमारी 2 दिवसीय बैठक थी पावटा मंडल की। कल पदाधिकारियों की बैठक थी, आज हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पार्टी को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है, हर स्थान पर, हर जगह, हर दिन हम इस सरकार का विरोध करेंगे और देश मजबूत हो। आदरणीय देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बने भारतवर्ष और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सोलन में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर वोटर कार्ड का आधार से जोड़ने का 80% तक की प्रक्रिया पूरी हो गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई है। सभी बीएलओ को घर घर जाकर आधार कार्ड एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान में 80 से 90% वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया गया है। ये भी काफी महत्वपूर्ण मुहिम जो है वो चुनाव आयोग द्वारा चलाई गई है। 31 मार्च तक हमको जो है 100% जो वोटर लिस्ट है उसको आधार कार्ड उनके हमारे को चाहिए। इसके लिए हमने बीएलओस को ड्यूटी दी हुई है, वो घर घर जाकर आधार कार्ड जो है वो एकत्रित कर रहे हैं। अभी पिछले कल मैंने जितने भी सुपरवाइजर्स हमारे बीएलओस के ऊपर होते हैं उनकी मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे संज्ञान में आया है कि जो हमारे रूरल एरिया है सोलन सब डिवीजन के, उसमें तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी है। 80 to 90% वहां पर हमारे अपडेशन हो रहे हैं। तो कोई भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जो फ्रॉड हो। यहाँ पर जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो एक जगह ही एक मतदाता जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। बिलासपुर की रचना दिव्यांग हैं, लेकिन उनके हौसले बेहद बुलंद है। पैरा वॉलीबॉल खिलाड़ी रचना ने अलग अलग मंचों पर प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए फंड की जरूरत है, जिस पर अब रचना कुमारी सरकार से आस लगाए बैठी है। रिपोर्ट आप देखें। ये बिलासपुर की रचना कुमारी हैं, जो दिव्यांग है, लेकिन उसके बावजूद रचना प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। दरअसल रचना का चयन इंटरनेशनल स्तर पर कजाकिस्तान में होने वाली पैरा स्पोर्ट्स सिटिंग वॉलीबॉल के लिए हुआ है, लेकिन अब इस उपलब्धि के आड़े बजट की कमी सामने आ रही है। ऐसे में रचना के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। रचना कुमारी ने हमीरपुर में आयोजित हुई जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते रचना का चयन तमिलनाडु के तंजापुर में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हुआ। वहीं यहाँ पर भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए रचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है, लेकिन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से अभी तक कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना कुमारी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ग्राम पंचायत निहाड़, गांव रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूं, और मेरा जो है चयन जो है वो इंटरनेशनल के लिए सिटिंग पैरा वॉलीबॉल में हुआ है। मैं नेशनल के लिए तमिलनाडु में, वहाँ पर जो मेरा चयन है वो वहाँ से ही इंटरनेशनल के लिए हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसे मैं अपनी जेब से अदा कर सकूं। रचना जैसे कई खिलाड़ी हैं जो राशि के अभाव में इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन रचना कुमारी को पूरी उम्मीद है कि उन्हें सरकार की ओर से सहायता मिलेगी। जल्द ही इसके बारे में वो मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। उम्मीद है प्रदेश की नई सरकार खिलाड़ियों के सपनों को साकार करने में मदद करेगी। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। तो आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों का। नूरपुर में बतौर थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल में होने वाले कामों को गिनाया है, जिसमें नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने का मुख्य रूप से काम शामिल है। नूरपुर चूंकि पंजाब सीमा के साथ सटा इलाका है, जिसके चलते विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसी किसी प्रकार की कोई लोगों की समस्याएं आएंगी या सुझाव आएंगे तो उनके हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कुछ एक मेरा जो ऑलरेडी कंसर्न है, तो जैसे हमारा थोड़ा बॉर्डर एरिया के रिलेटेड जो यहाँ पे इसका नारकोटिक्स का, चिट्टे का, खनन का ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसके ऊपर वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मेरी गुजारिश है सबसे, क्योंकि हेलमेट लगाएंगे तो हमारी ही सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है। आप ये सोच के चलिए कि जिस बच्चे को आप ये परिवार के फैमिली को घर छोड़ के जा रहे हैं, बिना हेलमेट के आप जा रहे हैं, भगवान ना करे कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उस फैमिली को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे ये काइंडली गुजारिश है कि सभी जो है ट्रैफिक नियमों की पालना करें। सोलन को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न भवनों पर शानदार पेंटिंग बनाई थी, लेकिन इन पेंटिंग पर विज्ञापन चिपकाकर सुंदरता पर ग्रहण लगा दिया गया। एसडीएम संजय कुमार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उस पर अलग अलग तरह की संस्थाएं जो हैं बिना परमिशन के अपने पोस्टर और एड्स लगा देते हैं, जिससे जो हमारे जो जितने सार्वजनिक स्थान हैं वो एक तो गंदे हो जाते हैं और अच्छा लुक हमारे शहर का उसमें नहीं आता। उसमें भी काफ़ी लोगों ने जो है वहाँ उस पर काफ़ी पोस्टर चिपका दिए थे, जिसके विरुद्ध मैंने संज्ञान लेते हुए डीसी मैडम के अनुरोध पे हमने उस पर कार्रवाई की है और उन लोगों को हमने अपने कार्यालय में बुलाकर समझाया भी है और उनसे हमने जुर्माना भी वसूल किया है। राजगढ़ में सिरगुल देवता जिला स्तरीय बैसाखी मेला को लेकर तैयारी तेज हो गई है। 14 से 16 अप्रैल तक राजगढ़ के नेहरू मैदान में बड़े धूमधाम से मेला मनाया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी जो राजगढ़ में जिला स्तरीय बैसाखी मेला मनाया जाता है 14 से 16 अप्रैल के बीच में मनाया जाएगा। इसी श्रृंखला में आज इस आयोजन के बारे में पहली बैठक की गई, जिसमें विभिन्न सरकारी जो विभाग हैं उनके कर्मचारी अधिकारियों सहित जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भी इसमें बैठक में मौजूद थे। और इसके बाद जो विभिन्न आयोजनों हेतु जो समितियां उपसमितियां बनती हैं उनका गठन एक सप्ताह के भीतर में किया जाएगा। इसमें 3 इसमें सांस्कृतिक संध्याएं भी रहेंगी, तो उसके लिए भी जो कलाकारों का चयन है वो भी समितियों द्वारा किया जाएगा। कुल्लू में 4 मार्च को ढालपुर में बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम के हिंदू भावना वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में आज भी अलगाववादी ताकतें सिर उठा सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में ये पहली सरकार होगी जिसके प्रति इतना आक्रोश जनता में 2 महीने के अंदर ही ये इसका सूत्रपात हो रहा है। जो संस्थान इन्होंने बंद की है बदले की भावना से, उनके विषय में हम इनको कंपेल करेंगे कि उनको जो डीनोटिफाइड हुए हैं उनकी नोटिफिकेशन दोबारा की जाए, क्योंकि ये जनता के हित की बात है और कैबिनेट ने पास किया है और जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये संस्थान निकाले गए थे, जिनको इन्होंने बदले की भावना से जो डीनोटिफाइड किया है। इस विषय पर हम आक्रोश रैली करने वाले हैं। नाहन में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का समापन हो गया है। शिविर में 31 छात्रों ने हिस्सा लिया है। समारोह में आचार्य डॉक्टर गिरिराज शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समापन अवसर पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों में भी प्रस्तुति दी है। 22 फरवरी को कॉलेज परिसर में शुरू शिविर हुआ था। जिला मुख्यालय नाहन में शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता शिविर का समापन हो गया। शिविर में जिले भर से 55 दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया है। जिला परियोजना अधिकारी ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। होम बेस्ड बच्चे हैं तो उनको लेकर के साल भर में एक कैंप होता है, जिसको हम थेरेपेटिक कैंप का नाम जो है इस प्रकार से जानते हैं। तो इसमें हमारे पास डॉक्टर आते हैं विशेष रूप से। तो आज हमारे पास इसमें डॉक्टर जो 3 दिन से हमारे साथ हैं, तो अंकिता जी हैं जो कि IGMC शिमला से हैं, स्पीच थेरेपिस्ट। और इसी प्रकार से 2 और डॉक्टर हैं हमारे पास, एक आस्था वेलफेयर सोसाइटी से हैं और एक प्राइवेट उससे। तो इन तीनों की मदद से हम जिला के लगभग 55 विद्यार्थियों को ये सहायता दे रहे हैं। इस समग्र शिक्षा के द्वारा दी जाती है और इसमें उनके माता पिता को, अभिभावकों को या उनका जो भी जो है संरक्षण करता है उस बालक का, उसको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में महिलाओं को घरेलू हिंसा और पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। ढालपुर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रोहित वत्सधामी ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी अपने कार्यकाल में कई ऐसे विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं जो पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में शुरू हुए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कांग्रेस सरकार से डीनोटिफाई संस्थानों को फिर से खोलने की अपील की है। विद्यार्थियों को हो रही दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा है कि डीनोटिफाई संस्थानों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, इन चीज़ों पे है जो संस्थान डीनोटिफाई किया गया है। आप देख रहे हैं कि 766 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर वो संस्थान डीनोटिफाई किए जाएंगे जहां पर बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनके भविष्य का क्या होगा।
अगर उन्हें आप दूसरे स्थान पे भेज देंगे तो हर एक बच्चा आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता कि वो दूसरे स्थान पे जा पाए। इसमें 5 ही कॉलेज है जिन्हें खोलने के संकेत दिए गए हैं, बाकी सारे कॉलेज बंद किए गए हैं। ऊना में 2 मार्च से 6 मार्च तक ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ऊना की गोविंद सागर लेक में ये चैंपियनशिप होगी। करीब 20 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। किन्नौर में माइनस तापमान के बीच रक्षम गांव में 70 से ज्यादा स्की कोर्स का प्रशिक्षण लिया गया है। कौशल विकास निगम की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के जरिए 14 दिनों की स्की कोर्स का आयोजन हुआ है। बद्दी में लापता युवक का 40 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि दारा सिंह नाम का ये युवक 27 फरवरी की रात से लापता हो गया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया, तफ्तीश शुरू की गई है। फोन आया था जीडू का, उन्होंने बताया कि मिलना है भी आ जाओ, तो 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल गई। तो फिर उसके बाद कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। जी हाँ, कल एक शिकायत आई थी कि ऐसे कोई मार पिटाई हुई है। उसके बाद जो एक लड़का है स्थानीय युवक दारा सिंह, वो लापता है। उसके संदर्भ में यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और विशेष टीम बना करके इसकी तफ्तीश की जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि जल्दी से जल्दी जो नामजद आरोपी हैं उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए और जो है लापता युवक उसकी तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। 40 घंटे में पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई काम नहीं किया। फिर अभी बोल रहे भी टीमें बना के भेजी हैं और फिर तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द हमारा आदमी तो ढूंढ के लाएं। 9 बजे रात को परसों रात को दवाई डाल रहा था ना, वो मेरे पास से चला गया। दूसरी पार्टी ने उसको फ़ोन करके बुला करके उसके ऊपर अटैक कर दिया। उस दिन से पता नहीं चलता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।